दिल्ली में गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने जल आपूर्ति व्यवस्था के तहत 1111 जीपीएस वाटर टैंकरों को नई हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जल मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये वाटर टैंकर जीपीएस सिस्टम से लैस है। साथ ही मॉनिटरिंग रूप से इन वाटर टैंकरों की लोकेशन का भी पता किया जा सकेगा। इसको लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, दिल्ली के अंदर पानी की डिमांड भी बढ़ती जाती है। इसी कड़ी को देखते हुए दिल्ली के अंदर पानी की कमी ना हो, दिल्ली सरकार की तरफ से 1111 वाटर टैंकर जो कि जीपीएस से लैस हैं उनका लोकार्पण किया गया है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो 1000 पानी के टैंकर हैं इनका लोकार्पण खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो दिल्ली के जल मंत्री हैं प्रवेश वर्मा उनके द्वारा किया गया है। ये जो वाटर टैंकर आपको तस्वीरों में हमारे कैमरा पर्सन ऊपर से करके दिखाएंगे कितनी ज़्यादा संख्या में वाटर टैंकर यहाँ पर मौजूद हैं। 1111 जो वाटर टैंकर हैं जो कि जीपीएस से पूरी तरीके से लैस हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो वाटर टैंकर के अंदर जीपीएस लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो जीपीएस की मशीन हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि आखिर ये आगे जो जीपीएस की मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई है। इस जीपीएस की मशीन से जो है वो ये तय किया जाएगा कि आखिर ये वाटर टैंकर कहाँ पर जा रहे हैं, क्या किस लोकेशन में ये वाटर टैंकर जा रहे हैं। क्या इस जीपीएस से सारी चीजें पता लग जाती हैं कि कहाँ पर जा रहे हैं? एक एक जगह, एक एक गली और एक एक चौराहा सारी चीज आती है उसके अंदर कि किस रास्ते से जा रहे हो आप, कि इस गली के अंदर कितनी बड़ी गली है, हर चीज आएगी इसके अंदर सारी चीज। साथ साथ वाटर टैंकर पर क्या इधर आई कंप्लेंट नंबर भी लिखा जाएगा कि कंप्लेंट कहाँ से आई? हाँ हाँ बिल्कुल, एरिया होगा उसके अंदर और जो उसमें फोन नंबर होगा, तो सारी चीज होती है उसके अंदर। सारी फोन नंबर, लोकेशन में नहीं होगा वो फोन नंबर, लोकेशन तो वो जैसे जहाँ जा रही है गाड़ी वही आएगी, उसमें फोन नंबर नहीं आएगा। जो मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है हाँ, वहाँ पर पता लगता रहेगा कहाँ पर। हाँ, कहीं पे भी जाएगा, जैसे एरिया बुराड़ी है, मैं यहाँ से बुराड़ी जा रहा हूँ तो उसमें जीपीएस में सारी चीज आएगी कि आप किस रोड से चल रहे हैं, आप इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं, बुराड़ी मोड़ पे खड़े हैं, बुराड़ी चौक पे खड़े हैं या कौशिक पे खड़े हैं, सारी चीज आएगी उसके अंदर, हर चीज आएगी इसके अंदर। ये मॉनिटरिंग रूम में पता लगता रहेगा कि कहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको हमारे जेई साहब सारी अपने कंप्यूटर में या फोन में भी मतलब चेक कर सकते हैं। देखिए जीपीएस से लैस 1111 जो वाटर टैंकर हैं उनको आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई है। देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर गर्मियों में जो पानी की कमी होती है, पानी की जो किल्लत होती है उसको दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये एक पहल की है। और ये देखिए चारों तरफ आपको 1111 जो ये वाटर टैंकर हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। जीपीएस से लैस ये वाटर टैंकर हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो टैंकर माफियाओं का जो राज है वो दिल्ली के अंदर देखा जाता है, लेकिन उन टैंकर माफियाओं के राज को खत्म करने के लिए ये जो 1111 जीपीएस से लेस वाटर टैंकर हैं इनको हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे दिल्ली के अंदर जो है टैंकर माफियाओं का खेल खत्म होगा। और जिस लोकेशन पर ये जो वाटर टैंकर जाएगा कंट्रोल रूम एक बनाया जाएगा जहां पर इसकी पूरी जानकारी होगी कि कहां पर वाटर टैंकर इस वक्त मौजूद है। और जो कंप्लेंट नंबर है वो भी वाटर टैंकर के ऊपर लिखा जाएगा कि किस इलाके से पानी की कंप्लेंट आई है और वहां पर ये वाटर टैंकर जा रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में दिल्ली के अंदर लोगों को पानी की किल्लत ना हो, पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, इसी वजह से दिल्ली सरकार की तरफ से पहला और अहम कदम उठाया गया जहां पर 1111 जीपीएस से लैस वाटर टैंकरों को हरी झंडी दिखाई गई है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल आपूर्ति व्यवस्था, जिसके तहत 111 जीपीएस से लैस वाटर टैंकर को हरी झंडी दिखाई गई। आखिर कैसे इससे पानी की समस्या दूर होगी, इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। कपिल जी, 1111 जीपीएस टैंकर का उद्घाटन, कितनी बड़ी राहत लोगों के लिए, क्योंकि तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए गर्मियों की शुरुआत है और जो 10 साल में नहीं हुआ वो 10 हफ्ते में करके दिखाया है दिल्ली सरकार ने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, हमारे जल मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने हर टैंकर के ऊपर न केवल जीपीएस लगाए बल्कि चिप भी लगाए। हर दिल्ली वाला अपने मोबाइल पे देख सकता है कि ये सारे टैंकर कहाँ चल रहे हैं और उनमें कितना पानी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, आपको भली बात ही पता है कि कैसे काम होता है क्या, तो आपको लगता है कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन है इस समस्या का? देखिए भ्रष्टाचार, जो टैंकर का भ्रष्टाचार है उसको रोकने का तो ये एक निर्णायक कदम है।
पानी का मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि टैंकर कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, टैंकर एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है और हम हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं और करेंगे। आखिरी सवाल, पिछली सरकारें हरियाणा पर आरोप लगाती थी कि हरियाणा उतना हिस्से का पानी नहीं दे रहा है दिल्ली को, आपको लगता है कि वो जो आरोप थे उनमें कितनी सच्चाई थी? केजरीवाल गैंग का नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम करने की नीयत नहीं थी। जब नीयत होती है तो 10 हफ्ते में काम हो जाता है, वो 10 साल में नहीं कर पाए इस काम को। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करने के लिए आज दिल्ली सरकार की तरफ से जीपीएस से लैस टैंकरों को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा है। सिरसा साहब, 1111 जीपीएस लैस टैंकर, आपको लग रहा है कि जब तापमान बढ़ेगा तो जो टैंकर माफियाओं का राज था वो इससे खत्म होगा? टैंकर माफियाओं का राज तो उसी दिन से खत्म हो गया था जिस दिन से रेखा जी की सरकार बन गई थी, क्योंकि जो सबसे बड़ा माफिया था अरविंद केजरीवाल जी, वही जब दिल्ली आपदा छोड़कर भागे तो माफिया साथ ही भाग गया था। हाँ, अब ये जीपीएस इनेबल्ड होने से आपका पानी आपके घर तक पहुँचे, आपका होटल में ना बिक जाए, किसी रेस्टोरेंट को ना बिक जाए और आप ज़रूरतमंद आदमी पानी के लिए इंतज़ार करते रहें, उसके ऊपर रोकथाम लगेगी। अब तो 0.001% भी ऐसा चांस नहीं रहा कि आपका पानी कहीं और जा सके, क्योंकि आप खुद भी ऐप पे अपनी सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। तो साहब, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है कि हर घर तक नल पहुँच? नहीं, ये परमानेंट नहीं है। ये जो एग्जिस्टिंग बीमारी थी जो केजरीवाल जी हम पास छोड़ के गए हैं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, जिसको केजरीवाल जी ने ठीक ही नहीं किया बल्कि पैसे और खाने का अपना जरिया बना लिया। उस प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने का तरीका है, प्रबंध तो लाना पड़ेगा, घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा पानी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुस्तफाबाद में कल बिल्डिंग गिरी, 10 से 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आखिर कैसे परमिशन दी गई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग? तो परमिशन है ही नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है कॉरपोरेशन में, वो हर बिल्डिंग के पैसे लेते हैं। लोग बताते हैं कि छोटी छोटी दुकानों के केजरीवाल जी तक पैसे जाते हैं। इतना भ्रष्ट इंसान कभी देखा ही नहीं किसी ने। पता नहीं इतनी भ्रष्टता वो लेके कहाँ से आए हैं, इतनी पैसे की लालसा वो लेके कहाँ से आए हैं कि आप इलीगल बिल्डिंगें, दुकानें 4-4 मंजिल बनवाने के पैसे लेते हैं, जबकि आपको पता है कि इससे कितना खतरा है। अब जैसे इनको दिल्ली से आपदा को निकाला, ऐसे कॉरपोरेशन को भी आपदा को कॉरपोरेशन से भी निकालना पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर में एक अहम दौरा है। आपको बता दें, लगभग 19,000 करोड़ की सौगात कानपुर वासियों को मिलने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर के सीएसए ग्राउंड पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। आपको दिखाऊं तस्वीरें, ये सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बन रहा है। इसी मंच से जो यहाँ पर पब्लिक है उसको संबोधित करेंगे। लगभग 1 लाख की जो भीड़ है उसकी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर में सेकेंड फेज की जो मेट्रो है अंडरग्राउंड, उसका भी उद्घाटन करेंगे। वही घाटमपुर के नगेली स्थित पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे और पनकी पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। एलिवेटेड सड़क और रास्ताओं का भी उद्घाटन करेंगे। कानपुर में लगभग करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे। लगभग 19,000 करोड़ की जो सौगात है वो कानपुर वासियों को मिलने वाली है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर देखा जाता है कि उनकी लोकप्रियता है, जब भी वो कानपुर आते हैं तो कानपुर का उनका एक अलग इतिहास रहा है। माँ गंगा से भी उनको अक्सर देखा गया है, वो चर्चा किया है। चाहे वो ठग्गू के लड्डू की बात की जाए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानपुर के चुन्नीगंज से लेकर के गीता नगर मेट्रो में सफर भी कर सकते हैं। कानपुर से आशीष साहू, जनतंत्र टीवी। 3 टियर सिस्टम ऑफ द सिक्योरिटी लगी हुई है। अंदर पूरे एयरस्ट्रिप ब्रिगेड से चेकिंग चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्माण कार्य है इसकी प्रगति को देखा जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। बाद में एक समीक्षा गोष्ठी भी है। तो संपूर्ण तैयारी है, हर जगह ड्यूटियां लगी हुई है। जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है और जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, सबसे निगरानी की जा रही है और बहुत अच्छे ढंग से उसको हम लोग जी बिल्कुल। जो आज की पूरी ये विजिट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 24 तारीख की विजिट है उसी परिप्रेक्ष्य में है। तो उसी के समय में जो भी दिशा निर्देश से दिए जाएंगे सबका अनुपालन किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्मों के बीच दरार पैदा कर रहा है तो वो बीजेपी है। धर्म जाति के नाम पर समाज में विभाजन पैदा बीजेपी का बहुत सुनियोजित कार्यक्रम है और वो इस पर पैसा खर्च करते हैं। वहीं राणा सांगा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए।
सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर? सोचिए, 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। बहुत बार निवेदन किया और फिर आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि देश में जो भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, उसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सबसे पहले आपको निशिकांत दुबे का बयान सुनवाते हैं। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में आते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। अब निशिकांत दुबे ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए तो सीधा सियासत के केंद्र में आ गए। तमाम विपक्षी दल निशिकांत दुबे पर हमलावर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा ये पूरा विवाद कुछ वक्त पहले ही शुरू हो गया था, जब उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे और आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपर पार्लियामेंट तक कह दिया था। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have
is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि उपराष्ट्रपति ने अदालत को लेकर क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने जो टिप्पणी की है उसके कुछ प्रमुख बिंदुएं आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति के अनुसार अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। बीजेपी सांसद निशिकांत भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। सभी 12 विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपको ये पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। राज्यपाल ने 10 विधेयक बिना साइन किए लौटा दिए। 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को अवैध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर ईमानदारी से काम ना करने के आरोप लगाए। कोर्ट के आदेश पर सभी 10 विधेयक को पारित माना गया। पहली बार राज्यपाल के मंजूरी के बिना विधेयक पारित हुए और इसी को लेकर यह पूरा विवाद शुरू। दरअसल किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर की अनिवार्यता है और ऐसा पहली बार हुआ जब राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधेयक को पास किए गए, पारित किया गया। यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। दरअसल संविधान में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल को कितने दिनों के भीतर मंजूरी या नामंजूरी देनी होगी। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना होगा। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस जितनी जल्दी हो सके को डिफाइन कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। किसी भी विधेयक पर राज्यपाल को 1 में कार्रवाई करनी होगी। राष्ट्रपति के पास फैसला लेने के महीने का ही समय होगा। 3 महीने से ज्यादा दिन होने पर राष्ट्रपति को उचित कारण बताना होगा। समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई ना होने पर सरकारें कोर्ट जा सकती है। तो अब निश्चित समय बता दिया गया है। राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का वक्त होगा और 3 महीने से ज्यादा दिन होने पर राष्ट्रपति को कारण बताना होगा कि उन्होंने बिल पर अभी तक कुछ क्यों नहीं फैसला लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत कार्य करने की नसीहत दी। उपराष्ट्रपति ने साफ कहा कि आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 यानी कि 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से 2023 तक 1579 मामलों में आर्टिकल 142 के तहत फैसले सुनाए, जिसमें ज्यादातर सिविल केस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत सिर्फ 791 मामले में ही अपनी शक्ति इस्तेमाल किया। चलिए आर्टिकल 142 के तहत सुनाए गए कुछ अहम फैसले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। कोर्ट ने ये माना है कि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर ने गलत कदम उठाए हैं। कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में भी इसी आर्टिकल के तहत फैसला दिया था। आर्टिकल 142
मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन देने का आदेश भी आर्टिकल 142 के तहत ही दिया गया था। इसके साथ सहारा ग्रुप के निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश भी इसी आर्टिकल के अधिकार का एक्सरसाइज करके दिया गया था। कोर्ट ने माना राम मंदिर के पक्ष में फैसला, इसके मस्जिद को लेकर 5 एकड़ जमीन दिए जाने का फैसला, ये तमाम बड़े फैसले हैं जो आर्टिकल 142 के तहत सुनाए गए थे कोर्ट के जरिए। इसके साथ शिवसेना महाराष्ट्र सरकार विवाद पर भी कोर्ट ने फैसला दिया था और कोर्ट ने यह माना कि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर ने गलत कदम उठाए, बागी विधायकों की सदस्यता बहाल करने से इनकार भी किया। अब इसके बाद क्या बदलाव आए हैं वो आपको बता रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने यह माना है कि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर की गलतियां थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। इसके साथ 2 अलग अलग कॉम्प्लीटिंग जजमेंट हो जिस पर बड़ी बेंच का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की नई और 5 या ज्यादा जजों की बेंच केस पर सुनवाई करे, नए तरीके से सुनवाई करे। तो 142 के तहत फैसलों को पलटने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं वो आपको बता रहे हैं। बता दें कि आर्टिकल 142 को लेकर भारतीय लोकतंत्र के 2 प्रमुख स्तंभ कही जाने वाली न्यायपालिका और विधायिका इन दिनों आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। न्यायपालिका और सियासी दिग्गज एक दूसरे को उनकी सीमा याद। न्यायपालिका फैसला सुना रहा है जिस पर सियासी दिग्गज सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने वालों में कुछ कानून के जानकार भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर सवाल उठाए। हाल ही में जनतंत्र टीवी के साथ उन्होंने खास बातचीत के दौरान कहा कि मस्जिदों के कागजात वाले बयान पर उन्होंने सवाल उठाए। सबसे पहले आपको विष्णु शंकर जैन का बयान सुनाते हैं। जी हमारे साथ है सर, आपने जो याचिका डाली है उसमें आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार जो तमाम याचिकाएं आई हैं वो कह रहे हैं कि इस पे स्टे लगना चाहिए। नहीं, हमारा भी कहना ये है कि वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट पे स्टे लगना चाहिए। सेक्शन 8 जिसमें वक्फ की संपत्ति का सर्वे राज्य सरकार के खर्चे से वहन हो रहा है उस पे स्टे लगना चाहिए। सेक्शन 40 के तहत जितनी प्रॉपर्टी गलत दर्ज कर ली गई 40 और 36 के तहत उन सब पे स्टे लगना चाहिए, उसको वापस लाने की कवायद होनी चाहिए। वक्फ ट्राइब्यूनल टोटल गलत है, पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 323A का वायलेशन है, इस पे स्टे लगना चाहिए। सेक्शन 89 जिसमें वक्फ को नोटिस देने का प्रावधान है उसमें स्टे लगना चाहिए। और एक इंटरिम ऑर्डर ये भी आना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होता है। जो सवाल पूछा गया कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल कैसे हैं, तो उसका उत्तर यह है क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू होता है इसलिए नॉन मुस्लिम मेंबर उसमें है। और सबसे लीस्ट काम पार्लियामेंट ने किया है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर, वक्फ काउंसिल में 22 लोग हैं, 22 में से 2 रखे हैं, और वक्फ बोर्ड में 11 लोग हैं, 11 में से 2 रखे हैं। और इस पूरे विवाद पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो वही बीजेपी ने बयान से किनारा कर लिया है।